नमस्कार दोस्तों। आज 27 जून 2025 है और स्कूल लेक्चरर इतिहास का आज पेपर था। इस वीडियो में हम 4 बिंदुओं पे बात करेंगे कि कुल कितने प्रश्न थे और किस भाग से कितने प्रश्न रहे। जैसे आधुनिक के कितने आए, मध्य भाग के कितने आए, विश्व इतिहास के कितने आए। तो हर पार्ट के किस पार्ट से कितने प्रश्न आए उस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि नए प्रश्न कितने थे, रिपीटेड कितने थे, और बात करेंगे कि कठिन प्रश्न कितने थे, एवरेज कितने थे और सामान्य स्तर पे कितने थे, और बात करेंगे कि हिस्ट्री पॉइंट का क्या प्रदर्शन रहा। आप कई सारे बच्चे पढ़े मेरे से, कितने प्रश्न आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और साथ में बात करेंगे कि इस पेपर में कितना स्कोर सिलेक्शन के योग्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि इस बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे भविष्य में इतिहास के जो परीक्षाएं हैं उनको लेके आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्या स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पे बात करेंगे, हम प्रश्न सॉल्यूशन करते जाएंगे और साथ साथ में हम इन चीज़ों पर भी डिस्कस करते जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनना, कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से कोई एरर ना रहे। फिर भी 140 प्रश्न हैं। 1 बजे पेपर हमारे हाथ में आया था दिन में, तो अभी रात को तकरीबन 11:30 बजने को हैं। तो 10-11 घंटे हमने मेहनत करी। ऐसा नहीं थी कि बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि प्रूफ भी साथ में चाहिए होते हैं। हमने बैच लिया था तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, तो वो प्रूफ भी साथ में हमने रखे हैं। प्रूफ साथ में इसलिए भी रखने ज़रूरी होते हैं, कई सारे वैल्यू सर तलवार लेके खड़े रहते हैं हमारे ऊपर कि इनकी पढ़ाई में से प्रश्न नहीं आए, तो हमें ये प्रूफ भी साथ में देना पड़ता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि शिक्षक की पहचान कितना अच्छा समझाए उस पर होनी चाहिए, ना कि इन चीज़ों पे। फिर भी हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तो कैसा पेपर था, क्या था जो मैंने बात करी, इसी बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिडाइवल की। मैंने इसको पार्टीशन कर लिया है, मध्य का अलग, आधुनिक अलग, विश्व अलग, प्राचीन अलग और आपके राजस्थान का अलग। पहला प्रश्न था कि बलबन के उस बेटे का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान के तैमूर खान के घातक हमले से रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। आपको पता होगा, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मंगोल नीति के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, उच्च, सोनम, सोमाना के अंदर इन्होंने अपने 2 बेटे शहजादा मोहम्मद और शहजादा बुगरा खान को वहां नियुक्त किया था। और शहजादा मोहम्मद की डेथ हो गई थी, ये बहुत अच्छे से हमने लिखा, सुमरा जनजाति का विद्रोह दबाने के लिए वगैरह वगैरह। और शहजादे मोहम्मद की डेथ से ये इतना व्यथित हुआ था बलबन कि इसने बलबन को खान शहीद और शहीद आजम की उपाधियां दी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, मोहम्मद। और बुगरा खान को यहाँ से हटा दिया गया और हटाकर बुगरा खान को तुगरिल खान के हटाने के बाद बंगाल के अंदर गवर्नर बना दिया था। ये प्रश्न भी इस परीक्षा के अंदर आया हुआ है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या बैठेगा, मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद। ठीक है, तो यह 1285 की घटना है, तो इसका पहला प्रश्न था ये। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था कि अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सही हैं। तो सही कथनों पे हमें बात करनी है। पहला कथन है कि 1299 में गुजरात के विरुद्ध उसके सेनापतियों जफर खान और उलुग खान ने सेना का नेतृत्व किया। ये सही नहीं है, क्योंकि गुजरात अभियान के अंदर उलुग खान के साथ में नुसरत खान थे। तो ये कथन गलत हो गया है। चूंकि हमें सही छांटना है, तो ये उत्तर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि विकल्प पहला चला गया है। विकल्प तीसरा क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व उसके दास सेनापति मलिक काफूर ने किया था। ये बात बहुत सही है, और हमने यहाँ पे इस बात को लिखा भी है कि मलिक काफूर के नेतृत्व में ख्वाजा हास के सहयोग से दक्षिण के सारे अभियान पूरे हुए थे। तो ये कथन तीसरा जो है बिल्कुल सही है। तो उसका उत्तर क्या बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। ठीक है, हालांकि हमने देवगिरी के अभियानों के बारे में भी पढ़ा है। तो चूंकि यहाँ 2 पीपीटी से अपना आंसर क्लियर हो रहा है, तो मैंने 2 स्रोत ही यहाँ पे डाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अर्थात सिर्फ तीसरा कथन सही है और बाकी के 2 कथन गलत है। वैसे भी आपको पता है देवगिरी पे 3 बार अटैक हुआ नहीं था, 1 बार ही हुआ था, और 1 बार एज ए जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में उसने जरूर अभियान किया था।
तो कथन सिर्फ 3 सही, अर्थात विकल्प ए यहाँ पे सही बैठता है। सल्तनत काल के किस उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने पुत्र को गवर्नर नियुक्त करते समय, ये बुगरा खान को सलाह दी गई थी, अपने किसानों को अनुचित कार्यों से बचाने की सलाह दी थी। जब बंगाल सेना भेजी जा रही थी बलबन के द्वारा, तब बलबन ने अपने बेटे को कहा था कि सेना को इस हिसाब से ले जाना है कि किसानों को कम से कम लॉस हो। तो ये बात सैन्य अभियानों के दौरान स्थानीय लोगों को कम से कम नुकसान हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। ये बलबन के संदर्भ में कहा गया है। तो ये इसका आंसर क्या बैठेगा? सी। ये हमने बलबन की प्रशासनिक नीति में पढ़ा था। चौथा है कि दिल्ली सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं को समाप्त किया था। तो इसकी हेडिंग भी हमने यही दी थी, ऋण पंजिकाओं को नष्ट किया गया था। ये नष्ट किसने किया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बात क्या थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय के सभी प्रकार के जो ऋणी थे उनको एफएसटी के समय, मतलब फिरोज शाह तुगलक के समय, कर्मचारी फक्र शादी के पास था और एफएसटी ने परामर्श के बाद में ये सारा चीजें खत्म कर दी थी। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये काफी ठीक प्रश्न था, रिपीटेड प्रश्न था। सल्तनत शासकों के सैन्य संगठनों में हाथियों का प्रभार, ये दीवान पील कहलाता था और ये थोड़ा फील लिख लिया इन्होंने, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। तो पील खाना विभाग होता था। पील का मतलब ये आपको पता है हाथी है। बाकी अश्व कल्ब ये मुख्य सेना होती थी। कुल्ब घोड़ों को बोलते थे। तो इसका उत्तर होगा डी। किस मंगोल नेता ने मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली पे अटैक किया? तो सिंपल था, अलाउद्दीन तराम सिरिन ने 1327 में अटैक किया था। ये इसका उत्तर क्या होगा? सी उत्तर इसका बैठ जाएगा। उसके बाद था कि वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर किसने किया था? तो वारंगल और माबर अभियान जब 1321, 22, 23 में किए गए थे, ये बेसिकली गियासुद्दीन तुगलक के समय किए थे कि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का नाम बदल के क्या कर दिया था? सुल्तानपुर कर दिया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। दिल्ली के किस सुल्तान से ग्वालियर के शासक मंगल देव ने संघर्ष किया था? ये कुछ समय पहले ही प्रश्न आया था। उस समय तक मेरा मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका था। तो फिर जब मैंने बाद में नोट्स जारी किए अपने हिस्ट्री पॉइंट के क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स, तब मैंने उसमें अपडेट करवा दिया था, जो कि इतिहास के नोट्स की पेज संख्या 15 पर आपके पास नोट्स होंगे। उसमें स्पष्ट रूप से मैंने लिखा था कि मलय वर्मा, या इसका नाम मंगल देव भी था, उसको है वो इल्तुतमिश के साथ में संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि कक्षाओं में नहीं था ये, मगर कक्षा रिकॉर्ड थोड़ी पहले हो गई थी और नोट्स जब जारी किए थे तो कुछ चीज़ें मैंने उसमें अपडेट की थी, तो उसमें मैंने डाल दिया था। अपडेट वही किया था जिसमें कुछ नए प्रश्न आ गए थे संस्कृत विभाग वगैरह में, तो उसमें था ये। तो इसका आंसर क्या बैठेगा? सी बैठेगा। एकता प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक है, अब देखो, हालांकि बहुत सारी विशेषताएं मैंने ऐड करी थी। सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि हमने चौथा बिंदु क्या लिखा है कि एकता के कुल राजस्व में से एकता की सेना का व्यय, प्रधान के निजी व्यय और अतिरिक्त वेतन निकालने के बाद शेष फवाजिल को एकता प्रधान केंद्रीय कोष में भेजता है, जिसकी जांच दीवान आला करता था। यही लाइन हमने यहाँ लिखी है कि एकता से एकत्रित फवाजिल को उनके खर्चों का पूरा करने के बाद केंद्र को भेज दिया जाता था। तो ये कथन तो सही है और हमारे को क्या छांटना है? सत्य नहीं है। एकता स्थानांतरणीय होती थी, एकता को चेंज किया जा सकता था। जैसे सामंती व्यवस्था और एकता में यही फर्क आता है कि सामंती व्यवस्था में जागीरों को जनरली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, बट ये ट्रांसफरेबल थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यह हस्तांतरणीय थी, जबकि इन्होंने क्या लिखा? हस्तांतरणीय नहीं थी। ठीक है, और बाकी दोनों कथन भी ठीक है। अब इसका उत्तर क्या बैठेगा? बी बैठेगा, क्योंकि एकता हस्तांतरणीय होती थी। तो ये कथन अपने आप में गलत हो गया और हमें क्या छांटना है? गलत कथन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो का नहीं है? बड़ा सिंपल प्रश्न था, क्योंकि इसामी का है फुतूह उस सुलातिन, आपको पता है। वैसे नूह सिपेहर, तुगलकनामा और खजाइन अल फुतूह, ये तीनों ही अमीर खुसरो के हैं। तो इसमें सिंपल सा उत्तर बैठेगा, सी ऑप्शन बैठेगा। खजाइन अल फुतूह गद्य साहित्य है, ऊपर वाले दोनों पद्य साहित्य है। किस भक्ति संत का शिवाजी महाराज दराज दरबार से संबंध था? ये मैंने आपको पता है भक्ति और सूफी जो पढ़ाए थे
तो वो आपको पीपीटी दी है, उसमें पीडीएफ दी थी, क्योंकि इसको इतना लिखवाना मैंने उचित नहीं समझा था। तो उसमें रामदास जी के बारे में हमने लिखा था कि शिवाजी ने अपना गुरु माना था, समर्थ गुरु रामदास। इसको हमने शिवाजी के अंदर भी पढ़ा है। तो ये बड़ा सरल सा प्रश्न था। कौन से भक्ति संत का सूरदास के ग्रंथ सुर सरावली पर प्रभाव था? अब सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, तो सीधी सी बात है किसका प्रभाव होगा? वल्लभाचार्य का। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा 3 लोगों ने लिखा था, ठीक है। एक उसमें इनायत खान थे, एक भगवान दास थे, एक सादिक खान थे। तो इसमें ऑप्शन क्या बैठ रहा है? इनायत खान। तो ये बात हमने यहाँ पे भी लिखी है, सादिक खान, इनायत खान, भगवान दास। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों को सही क्रम से सेट करना है, ठीक है। तो दोहरिया का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 39, कन्नौज का युद्ध 40 और फिर बिलग्रामी और उसके बाद में सरहिंद का युद्ध 1555। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? दोहरिया। सबसे लास्ट कौन सा हुआ? सरहिंद। तो ये आप यूं समझ लीजिए कि अफगानियों के साथ पहली बढ़त थी, फिर चौसा और बिलग्राम को हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। इन दोनों में कंटिन्यूसली हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा और ईरान की तरफ गया, और वापस लौटने के बाद सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध लड़े थे। तो यह दोहरिया से लेके सरहिंद तक की लड़ाई है। इसका उत्तर क्या बैठेगा? बी बैठेगा। पूरा पड़ा हुआ था ये। कथनों को विचार कीजिए और सही कथन चुनिए, ठीक है। 1575 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। बात बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें अबुल फजल लिखते हैं कि शासनकाल के 24वें वर्ष ऐसा किया गया था, और शासनकाल का 24वां वर्ष कौन सा होता है? 1580 हो जाता है। तो ये कथन हो गया गलत यहाँ पे। दूसरा, अकबर ने गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर को अपने सूबों में शामिल किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने सूबे बनाए थे। मतलब कथन बी भी गलत है, कथन ए भी गलत है, अर्थात दोनों कथन इसमें गलत हैं, ठीक है। हालांकि कुछ किताबों में 1575 है, मगर अबुल फजल क्या कहते हैं? अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 को सूबा व्यवस्था आरंभ की थी, जिस समय कुल 12 सूबे थे। बाद में इन्होंने 3 सूबे और ऐड किए थे। कौन से? बरार, खानदेश और अहमदनगर। 12 कौन से थे? इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, अजमेर, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालवा, अहमदाबाद, बिहार और बंगाल। फिर ये 12 थे, बाद में 3 साउथ के ऐड हुए तो 15 बन गए। तो 3 साउथ के ऐड ये गलत है, और ऊपर वाला कथन तो ठीक था, लेकिन 1575 आते वो भी गलत हो गया। मतलब दोनों कथन है वो यहाँ पे गलत है। शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था? तो हमने पढ़ा भी था कि इनायत खान इस समय सूरत की जो मेन मुगल चौकियां थी उसका हेड था। ये इनायत खान प्रमुख था। और ब्रिटेन की चौकियों का हेड कौन था? जॉर्ज ऑक्सडाइन था। ये प्रश्न आगे और जगह भी पूछा गया है। और ऑक्सडाइन कि जो भी क्षेत्र थे उनको नहीं लूटा था शिवाजी ने, बल्कि लूटा किसको था? इनायत खान को लूटा था। क्यों लूटा था? क्योंकि शाइस्ता खान की जो अभियान हुआ था उसके बाद मराठों को जो लॉस हुआ था, उस लॉस की क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने ये अभियान किया था। तो मुगलों के द्वारा जो चौकियां बनाई गई थी उन्हीं चौकियों को लूटा गया था। सुल्तान ए तरीकिन सूफी सिलसिलों में हम पढ़ते हैं, और शेख हमीदुद्दीन नागौरी के अंदर स्पष्ट लिखा होता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी, जिसका तात्पर्य होता है सन्यासियों का सुल्तान। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को ये उपाधि दी थी। किसने दी थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? डी। कंधार के किस सूबेदार ने 1638 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? अली मर्दान की बात हम पढ़ते हैं कई बार, बहुत स्पष्ट तौर पे मैंने लिख रखा है ये। तो अली मर्दान यहाँ पे उत्तर बैठेगा, जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। अली मर्दान का शुरू से ही झुकाव मुगलों की तरफ था। किस मराठा योद्धा ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठा सेना की बागडोर संभाली? तो ये सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ थे। ये पानीपत के तीसरे युद्ध की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। शिवाजी ने पहली बार सूरत को 1664 में लूटा था, न कि 63 में। तो ये कथन हो गया है गलत। हमें क्या चुनना है? सही। ए निकाल दो। ए निकाल दिया तो हमारा उत्तर बन गया डी, ठीक है। और 1663 में शाइस्ता खान
की सेना को परास्त किया, ये बात भी ठीक है। और शाहजी भोसले 5000 का मनसब रखते थे शिवाजी शाहजहां के दरबार में, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या बैठेगा इसका, बी और सी। पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा जाता था। ठीक है, ये हमने बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था। हमने ये भी लिखा था कि जहाँ पे छत्रपति बैठते थे उसकी बाईं तरफ ये पेशवा अमात्य ये बैठते थे, और दाईं तरफ है वो सुमंत और न्यायाधीश बैठते थे, और उसमें इनका जो कार्यालय था वो हुजूर दफ्तर कहलाता था। पेशवाओं का क्रम सेट करना था, ये बड़ा सिंपल प्रश्न था, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ रहे, जो कि आपके 1713 से 1720 तक रहे। फिर बाजीराव प्रथम रहे 1720 से लेकर 1740 तक, और सबसे लास्ट में इनमें माधवराव रहे। तो आपका हो जाएगा CABD। ठीक है, ये इसका उत्तर बैठ जाता है। CA पे एक ही बैठ रहा, वैसे भी एक ही बैठ रहा है। बालाजी विश्वनाथ C और बाजीराव जिसमें आप प्रथम C और A, उत्तर वैसे ही बैठ जाता है। बड़ा सरल प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। रानी सिप्री की मस्जिद, ये पहला प्रश्न था जो अपने कंटेंट से बाहर निकला मध्यकालीन इतिहास का, क्योंकि यह क्षेत्रीय कलाओं से आया है, अहमदाबाद में है, और मोहम्मद बेगड़ा की जो बेगम थी उनका यह मस्जिद है, उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद है। मोहम्मद बेगड़ा इसलिए कहते हैं कि इसने 2 गढ़ जीते थे वहां पे, इसलिए। तो इसका उत्तर अहमदाबाद है, ये हमारे कंटेंट से बाहर था। नबूद की सही व्याख्या क्या है? यह बूद व नबूद का जो सिद्धांत था ये गियासुद्दीन तुगलक के काल का है। बूद व नबूद अर्थात अस्तित्व में है या बिना अस्तित्व के है। इसका मतलब ये होता था किसानों के सभी रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे ताकि फसल खराब होने की स्थिति में उनको क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जा सके। ये बूद और नबूद का सिद्धांत था। तो सूफा करने की स्थिति में खेती योग्य जो क्षेत्र था उसका हिस्सा जैसे बोया नहीं गया घोषित किया गया हो, जो अस्तित्व में नहीं हो, उसे हम क्या कहते थे? नबूद कहते थे। और जो हिस्सा बोया जाता था उसे हम बूद कहते थे। ये गियासुद्दीन तुगलक के काल की एक व्यवस्था थी जिसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, और इसमें आराम से इसका उत्तर भी निकल जाता है, क्योंकि यह खेती भूमि थी। तो खेती भूमि को आप दोनों को हटा दोगे तो ऑप्शन सीधा सा बच जाता है यहाँ पे। तो ये बूद और नबूद का प्रश्न काफी नया प्रश्न था। ये मुगलकालीन किसानों की श्रेणियां हैं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई, जैसे खुदाकस्त जिसकी खुद की जमीन होती थी, C का 1 हो जाता है, सीधा उत्तर बैठ जाता है। ठीक है, पाही कास्त, मुजरियान, मिराशी, ये सारे के सारे आपको पता है कि ये सारी की सारी श्रेणियां हैं। पाही कास्त दूसरे गांवों में जाके खेती करते थे, और जो मुजारियान थे, मिरासी महाराष्ट्र के भूस्वामी वर्ग था, D का 4 हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? D बैठेगा। ये सरल प्रश्न था। दासकूट आंदोलन ये भक्ति आंदोलन से आया, ये हमने नहीं पढ़ा, ये कर्नाटक से रिलेटेड है और कन्नड़ भाषा में इसके गीत लिखे गए हैं। तो इस तरह से यह चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से थे, यही बात हमने लिखी है, और यह भी भक्ति सूफी से प्रश्न आया हुआ है, आपके D उत्तर बैठ जाएगा। बंगाल के तुगरिल खान के विद्रोह के दमन के बाद बलबन ने किसे वहां का गवर्नर नियुक्त किया? ये बात मैंने आपको उस समय बताई जिस समय शहजादा मोहम्मद की डेथ हुई, तो बुगरा खान को वहां से हटा के बंगाल भेज दिया था। तो तुगरिल खान के विद्रोह के बाद में बलबन ने यहाँ पे किसको नियुक्त किया था? बुगरा खान को। ये बात हमने यहाँ लिखी है कि तुगरिल का राज्यपाल था, उसने ये सब किया। उसके बाद बुगरा खान को लखनऊ का गवर्नर बना के भेजा, और ये इसका आंसर क्या बैठेगा? ए बैठ जाएगा। ये टोटल 28 प्रश्न थे मध्यकाल के। 28 में से 26 प्रश्न ऐसे थे जिसको एसटी पॉइंट के बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, दूसरा केवल नोट्स पढ़े या केवल कोर्स पढ़ा था, वो आराम से बच्चे कर सकते थे अपनी समझदारी से, अगर अच्छे से याद किया है तो। क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं सवाल, कैसे आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये सिर्फ माहौल बनाया गया है, सवाल वहीं से आ रहे जहाँ से पहले से आते थे। मैटर ये नहीं करता है कि आपके पास मटेरियल कौन सा है, मैटर ये करता है कि आप याद कितना करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी किताब लेके बैठो, अब आप जैसे सौरभ चौबे लेके बैठे थे मध्यकाल की, तो सौरभ चौबे को आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको 28 में से इतने कितने सवाल मिल जाएंगे। अगर आपने बड़ी श्रद्धा भाव से, कहते हैं ना भक्ति क्या होती है,
भक्ति का मतलब होता है विश्वास और श्रद्धा। अगर आप अपनी सामग्री में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो याद भी हो जाती है, और फिर उसको अगर ढंग से पढ़ते हैं तो आराम से सवाल भी हो जाते हैं। आप कितनी भी पुस्तकें लेके आ जाओ, जब तक उसको ठीक तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, तो आपके कंटेंट में सवाल आके भी आप सही नहीं कर पाओगे। अब जैसे ये मध्यकाल, अब मेरे से कई बच्चे पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता कि किसने कितने सही किए, लेकिन मैं 28 के 26 प्रूव कर पा रहा हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि चलो 2 पॉइंट अपने कंटेंट से बाहर थे, बिल्कुल बाहर थे। अब इन 26 में से चलो 1-2 सवाल और इधर उधर कर लो, तो कम से कम 22-23 सवाल तो बच्चे को कर लेने चाहिए थे, अगर उसने ठीक से पढ़ाया तो। अब आप ये दोष नहीं दे सकते कि कंटेंट में प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो है, लेकिन हम कंटेंट को कितना बढ़िया याद करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। उसी रजिस्टर को पढ़ के आप कुछ भी कर सकते थे, अच्छे स्कोर भी कर सकते थे। अब देखिए, अब पूरे 28 में से 6 प्रश्न ऐसे थे जो रिपीटेड नहीं थे, बिल्कुल आरपीएससी ने नए बनाए थे, और 22 प्रश्न रिपीटेड थे, मतलब पुराने पेपर से किसने ढंग से अभ्यास भी किया है, तब भी 22 प्रश्न निकाले जा सकते थे। 8 प्रश्न अत्यंत टफ थे, 15 मध्यम के थे, 5 बहुत सिंपल प्रश्न थे। तो मिडाइवल का ये पूरा ब्यौरा था कि 140 में से 28 प्रश्न मिडाइवल के पूछे गए, 26 हमारा प्रदर्शन रहा, और प्रश्नों की ये प्रकृति थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जितना मैंने मेहनत करी थी, और पूरे मिडाइवल में लगभग 150-200 मेरी क्लासेस हैं, और अगर उसको हैंड रिटन के रूप में जब दिया तो 2 रजिस्टर बने, लगभग 600 पेज बने। अगर उसको टाइप पे ले जाते तो वही एक 150-200 पेज की बुकलेट बनती, और उस 150-200 पेज की बुकलेट से अपन, क्योंकि मुझे पता है कि हैंड रिटन 3 पेज होते हैं, तब उसको अगर लिखते हैं तो 1 पेज बनता है कंप्यूटर टाइपिंग से, तो मुश्किल से 200-250 पेज की एक मिडाइवल की बुकलेट बनती। उसमें से आप देख पा रहे हो 28 में से 25-26 प्रश्न आराम से बन जाते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे इतने प्रश्न आए, सबके ही आए, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ ना कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, उसी जगह से आ रहा है जहाँ से आपने पढ़ा है, बस उसको ठीक से पढ़िए। अब आप मुझे कहोगे सर मिडाइवल के लिए आगे क्या हमें रणनीति रखनी है, तो मैं यही कहूँगा, आगे प्रोफेसर की परीक्षा है। अगर आप अपना कंटेंट पढ़ा हुआ हिस्ट्री पॉइंट वगैरह का, नोट्स पढ़े हैं या वीडियो क्लासेस करके आपने नोट्स बनाए हैं, तो उसी को जारी रखिए। आपको, आप देख पा रहे हो, इससे अधिक वैसे होगा नहीं आपसे। उसको बढ़िया से पढ़िए, श्रद्धा के साथ पढ़िए, मैं भरोसा दिलाता हूँ आगे भी हम इतने प्रश्न और करवाएंगे आराम से। और अगर आप किताब पढ़ रहे हैं और आपकी किताब में से देख लीजिए, अगर इतने प्रश्न आ रहे हैं किताब में, आप कंफर्टेबल है तो आप किताब जारी रखिए। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं तो मैं यही कहूँगा कि 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लेना, 11वीं 12वीं की तो काम की नहीं है, 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो, साथ में सौरभ चौबे देख सकते हो आप। सौरभ चौबे से मुझे लगता है इसमें से अधिकांश सवाल आए हुए हैं। तो मैं उस किताब को, मैं एक एक किताब का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारी किताबों की वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो ये था मिडाइवल का। अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें एक स्टूडेंट जो है, मुझे लगता है 28 में से 22-23 प्रश्न कर सकता था आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाग है आपके विश्व इतिहास का, कि हिंद चीन के भविष्य को लेकर बनाए आयोग के सदस्य देशों में से कौन सा देश नहीं था। यह बेसिकली जेनेवा प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, जो कि 1954 में हुआ था, और यूएसएसआर, ये 1955 में, सॉरी, इसमें एक 3 सदस्यीय कमीशन बिठाया था, जिसमें पोलैंड था, कंबोडिया था और भारत था, और इसके साथ साथ एक कनाडा था। क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सा गैस लगाना था कि देखो, कनाडा, भारत, ये तो थे भारत और पोलैंड। कनाडा और फ्रांस में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसको दूर किया जा सकता था। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि हिंद चीन के अंदर लड़ाई किसकी थी, फ्रांस की और वियतनाम की। फ्रांस का हिंद चीन में क्या भविष्य है, इस बात को लेकर कमीशन बैठा था। तो उस कमीशन में वो देश तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अब फ्रांस तो ये वैसे ही लड़ रहे थे। आप देख लो यहाँ पे फ्रांस ये पराजित हो रखा था। तो पीछे कौन बचा? पीछे बचा आपके फ्रांस ही बच गया, क्योंकि आपको पता है कौन सा देश नहीं था, तो कौन सा नहीं था? फ्रांस नहीं था। क्यों? क्योंकि फ्रांस और वियतनाम की लड़ाई को सुलझाने के लिए कमीशन बैठाया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त प्रश्न था, मैंने पढ़ा भी नहीं कभी इसको। और चीन के जो सिविल वॉर हुआ, उसमें जो नेशनलिस्ट पार्टी थी कुओमिंतांग, उसने मोस्टली
नॉर्थ और ईस्ट के जो बंदरगाह थे उनके ऊपर अटैक किया था, तो कौन सा इससे बाहर रहा था। तो जितना मैं समझ पाया हूँ, मैपिंग मैंने देखी तो मुझे लगा कि इसमें एक यनान प्रांत नहीं आ रहा था, बाकी ऑलमोस्ट सारे उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे। तो ACD इसका उत्तर बैठेगा, ये हमने नहीं पढ़ा। हिटलर की किस नीति ने जर्मनी को अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया? बड़ा अच्छा प्रश्न था ये। देखिए, अब इसको अपन सीधा तो नहीं पढ़ सकते, मगर इसको एलिमिनेट करते हैं। कैसे? देखिए, न्यूरमबर्ग के जो कानून थे, यह आपको पता है कि यहूदियों को और ईसाइयों को अलग आइडेंटिफाई करना था कि ईसाई कौन से और यहूदी कौन से, ताकि उनको मारा जा सके। ये घेटो कानून थे, तो इसका अधिनायक से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, ये है आपके स्टर्म बटालियन, ये बिल्कुल लिखा हुआ है स्टर्म बटालियन। ये है आपके ऐसे ट्रूप्स जो आपको मैंने बताया था कि 1921 में इसका गठन हुआ था, और यह नाजी दल की सभाओं की रक्षा करने का काम करते थे। तो इसका भी कोई ऐसा संबंध है नहीं। ऊपर लिखा हमने गैस्टापो, गेहेम स्टोटस पॉलिश, ये गुप्त पुलिस बल था, इसका भी इसमें कोई संबंध नहीं रहा। पीछे क्या बचा? ग्लिस्टरलंग बचा, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। आप इसको तीनों को आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, तो अपने कंटेंट में तीनों पढ़ाए हुए हैं। आगे बढ़ते, देखो इन तीनों की इंग्लिश भी लिखी हुई है, ये गैस्टापो लिखी हुई है, ये इसकी लिखी हुई है, और इधर आपकी न्यूरमबर्ग की लिखी हुई है। फांसी इटली में 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष संगठन बनाए गए ताकि उनके मस्तिष्क में फांसीवादी विचारधारा को भरा जा सके। ये संगठन वुल्फ क्लब कहलाते थे, सन्स ऑफ वुल्फ कहलाते थे। और आपको पता है कि जो 9 से 8 से 14 वर्ष के बालक थे उनके लिए बलिता क्लब बना था, 15 से 18 वर्ष वालों के लिए अवांगार्डिया बना था, 19 से 21 वालों के लिए जियोनी बना था, बालिकाओं के लिए पिक्कोलो व जियोनी इटालिया संगठन बनाए गए थे। ये सारे संगठन फांसीवादी विचारधारा के प्रसार के लिए किए गए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? सन्स ऑफ द वुल्फ। साइकस पाइकोट समझौता, ये डायरेक्ट तो हमने क्लास में नहीं पढ़ा था, मगर टेस्ट सीरीज में मैंने इसको 2 बार पूछ लिया। तो साइकस पाइकोट का समझौता था जिसमें ओटोमन साम्राज्य का विभाजन करना था। मतलब सीधा सीधा ऑप्शन था इसका, सीधा सीधा उत्तर था इसका। 1916 का समझौता था, बड़ा गुप्त समझौता था ये। हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाली है, सॉरी डिस्क्रिप्शन भी डाली है यहाँ पे कि गुप्त समझौता था। इसका उद्देश्य युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य का विभाजन करना था, ओटोमन साम्राज्य का विभाजन करना था। चर्च की संस्कार विधि, जो कैथोलिक चर्च के 7 सैक्रामेंट्स थे जिनका विरोध सबसे अधिक किसी ने किया, तो वो थे मार्टिन लूथर। तो इसमें प्रश्न यही था कि ये संस्कार विधि की विशेषता थी किसकी? ये जो 7 सैक्रामेंट की विशेषताएं थी वो कैथोलिक चर्च की थी, और हमने इसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। कैथोलिक चर्च और लूथरवाद दोनों के बीच में जो अंतर वाली टेबल बनाई थी उसका एक हिस्सा मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो इसमें सीधा सा उत्तर निकलता है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इसमें थी भी नहीं, क्योंकि लूथर जेसुइट संघ तो आपको पता है कि इग्नाशियस लॉयला का था, उसमें सैक्रामेंट्स की कोई व्यवस्था नहीं थी। कॉल्विन और लूथरियन चर्च जो थे ये 7 सैक्रामेंट मानते नहीं थे। आपको पता है कि लूथर ने 7 में से 3 संस्कारों को स्वीकार किया था, 4 को तो खारिज कर दिया था। सेम स्थिति कॉल्विन की थी, हालांकि इनके बीच में विवाद भी हुआ था, वो अलग इश्यू था। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा किन देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणाओं का कालक्रम क्या था? तो स्पष्ट सा लिखा हुआ, 1 अगस्त को रूस, 3 अगस्त को फ्रांस और 4 अगस्त को बेल्जियम। ए, बी और सी उत्तर बैठेगा इसका। ये पुनर्जागरण के साहित्य से प्रश्न था। सर्वेंटिस नामक साहित्यकार डच भाषा का नहीं था, बेसिकली स्पेनिश का था, हमने लिखा भी है। और सर्वेंटिस ने डॉन क्विक्सोट पुस्तक लिखी जिसमें लिखा था कि हर कुत्ते का अपना दिन आता है, खीर का प्रमाण खाने में है, हर जैसे पंखों वाला पक्षी साथ उड़ नहीं सकते। तो ये इसमें ए गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है, केवल बी सही है। डी उत्तर होगा इसका, क्योंकि सर्वेंटिस की पुस्तक का नाम सही है लेकिन सर्वेंटिस साहित्यकार स्पेनिश भाषा का था। तो ए कथन तो बिल्कुल गलत हो गया और बी है वो आपकी सही हो गया। तो डी इसका आंसर बैठ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? देखो हमने पढ़ा भी था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले चैम्बरलिन ने उस समय घोषणा की थी युद्ध की, और चैम्बरलिन इतना अच्छा लड़ नहीं पाया था, तो वार ऑफ ट्विलाइट कहते हैं, धीरे धीरे लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद में चैम्बरलिन ने इस्तीफा दिया और चर्चिल बने थे। तो जब युद्ध की घोषणा भी उस समय कौन थे? चैम्बरलिन थे।
ये बातें हमने यहाँ लिखी थी कि चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इस अवधि को ट्विलाइट वॉर कहा था। और फिर 1940 में चैम्बरलिन ने पद से त्याग पत्र दिया और चर्चिल के नेतृत्व में नई सरकार बनी जिसमें उप प्रधानमंत्री एटली थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? चैम्बरलिन। राष्ट्र संघ में नॉनसेन आयोग, ये बात वही हुई जो इल्तुतमिश वाली हुई थी। पिछली बार मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया था 2024 में, उसके बाद एक परीक्षा हुई थी तो उसमें ये नॉनसेन कमीशन आया था, तब मैंने इसको नोट्स में अपडेट कर दिया था। तो जिसमें ये विश्व इतिहास की आपके पास मेरी बुकलेट होगी तो उसमें देखना आप, पेज नंबर 221 पे लिखा हुआ है। और ये नॉनसेन आयोग का संबंध है शरणार्थियों की समस्याओं के लिए। ठीक है, तो बी उत्तर इसका बैठ जाएगा। तो हमने लिखा था कि 1930 में राष्ट्रसंघ ने शरणार्थियों हेतु नॉनसेन इंटरनेशनल ऑफिस स्थापित किया। ये नॉनसेन की स्मृति में हुआ था। 1938 में इस संस्था को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई? ये बेसिकली प्रस्ताव ऐसा था कि अगर कोई इंटरनेशनल इश्यू हो जाता है तो उस इश्यू को एक प्रकार से, कई बार ऐसा होता है ना कि वो समाधान नहीं कर पाता, तो इस स्थिति में महासभा को एक पावर दिया गया कि महासभा जो है वो इस समस्या का त्वरित समाधान कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। उस हेतु यह प्रस्ताव लाया गया था। तो इसमें शक्तियों में वृद्धि किसकी हुई थी? महासभा। ये मेरे लिए भी नया प्रश्न था, अभी मैंने भी इसको गूगल करके ही देखा है क्योंकि अपन ने इस कंटेंट में नहीं पढ़ा इसको। अब आगे जब भी हम करेंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री को वापस अपडेट, तो नोट्स में इस बिंदु को हम ऐड कर देंगे, जैसा कि इसको हमने पिछले में किया था। अब ये क्लास में नहीं था मगर नोट्स में इसको अपडेटेड कर लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत की, जिसे हम महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं, तो महाद्वीपीय व्यवस्था के लिए सबसे पहले जो डिक्री जारी करी, जैसे अपन बर्लिन डिक्री कहते हैं, और कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने 1805 और 6 दोनों दे दिए। तो बर्लिन डिक्री कौन सी थी? 21 नवंबर 1806 की। यहीं से आर्थिक नाकेबंदी अर्थात यूं कहिए कि महाद्वीपीय व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। महाद्वीपीय व्यवस्था में मेन टारगेट ये था कि ब्रिटेन को इकोनॉमिकली कमजोर करना, महाद्वीप के जितने भी व्यापारिक क्षेत्र हैं, नाके हैं, उनको काउंटर करना ताकि ब्रिटेन विदेशों से व्यापार नहीं कर सके। ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ना ये एकमात्र हो सकता है, उपाय हो सकता है। बाकी ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि युद्ध से उसको अपन जीत नहीं सकते। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बर्लिन घोषणा 1806, ए उत्तर बैठेगा इसका। इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में वेनेशिया और रोम का विलय हुआ था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान प्रश्न था ये। गैस्टाइन के कन्वेंशन में 1865 के द्वारा स्लेस्विक की जो डच्ची थी वो किसको दी गई थी? प्रुसा को दी गई थी। सी उत्तर बैठ जाएगा। लॉयनबर्ग की डच्ची प्रुसा ने खरीदी थी, ऑलेस्टाइन की डच्ची ऑस्ट्रिया को दी गई थी, और इस तरह से ये सारा काम हुआ था। ये गैस्टाइन समझौते की बात हो रही है। 1764 में अमेरिका में द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामाइंड शीर्षक से राजनीतिक पुस्तिका लिखी थी। किसने? स्टीफन हॉपकिंस ने लिखी थी, जो कि रोड द्वीप से आते थे, और द राइट्स ऑफ कॉलोनियल एग्जामाइंड पुस्तक का नाम है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। हमने इसको नई वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रखा था। ये औद्योगिक क्रांति के कुछ आविष्कार है, कौन सा नहीं है? तो सड़क निर्माण मक्काडम का है। किसका है? मक्काडम का है। तो ये नहीं है, बिल्कुल भी गलत है। बाकी तीनों भी यहाँ पे लिखे हुए, जॉन के, हारगुरीज, जैथरो टल, सब सही है। बी इसमें सम्मिलित नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वित्त मंत्री हुए, जिसे फिजियोक्रेट्स कहा जाता था फ्रांस के अंदर, उनको सही कालक्रम से सेट करना। तो ये सेट ही थे, तुर्गो, नेकर, कैलोन और ब्रिया। ये ABCD ऑलरेडी सेट दे रखे हैं। ये मैंने कई बार क्लासेस में बताया था कि इनका आजकल क्रम पूछते हैं, कई बार इनका योगदान पूछते हैं। पिछली बार ऐसा आया था कि न फ्रांस दिवालिया होगा, न नए कर लगाने पड़ेंगे। ये किस फिजियोक्रेट्स की धारणा थी? तुर्गो की धारणा थी। तो ABCD चारों क्रम से सेट है। रूस में फरवरी 1917 की क्रांति, देखो रूस की क्रांति 3 चरणों में समझते हैं हम। एक समझते हैं 1905 की क्रांति, फिर समझते हैं 1917 में। 17 में भी 2 समझते हैं, एक फरवरी की क्रांति, एक अक्टूबर की क्रांति। फरवरी की क्रांति में राजशाही का अंत हुआ, अक्टूबर की क्रांति में जो अस्थायी प्रिंस लॉल्व की गवर्नमेंट बनी थी उसका अंत हुआ। उसके स्थान पे हम देखते हैं कि वहां पे बोल्शेविक गवर्नमेंट बनी थी, और उसी गवर्नमेंट ने
वर्ल्ड वार से इटली को बाहर रूस को बाहर किया था ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि के जरिए। तो इसमें कथन गलत क्या है, सत्य कथन कौन सा है, पहचान करनी है। 1917 की क्रांति के बाद अस्थायी सरकार लेनिन के नेतृत्व में बनी? नहीं, ये प्रिंस लोवालो के नेतृत्व में बनी थी। ठीक है, पहली बात ये हमने यहाँ पे लिख भी रखा था कि प्रिंस लोवालो के नेतृत्व में बनी। रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया, ये भी गलत बात। ये कब किया था? ये अक्टूबर क्रांति के बाद किया था, न कि फरवरी क्रांति के बाद। तीसरा, रूस के पुराने पंचांग के अनुसार इस क्रांति की तिथि 28 फरवरी थी, नहीं थी। कब थी? 27 फरवरी थी। ये हमने ये बात भी यहाँ लिख रखी, 27 फरवरी या 12 मार्च। अब बच गया चौथा ऑप्शन जो कि सही है। इस क्रांति से रूस में जार की निरंकुश शासन का अंत हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमने बात लिख भी रखी है कि जार वंश का अंत हुआ, 15 मार्च को अंत हो गया था। बस एक कथन सही है, चौथा, बाकी तीनों गलत है। अगर इसको पढ़ने में थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो ये प्रश्न आपके हाथ से गया। ठीक है, आगे देखो। ये 18 प्रश्न थे वर्ल्ड हिस्ट्री के। इस 18 में से 2 प्रश्न अपनी अप्रोच से बाहर थे और इसके साथ साथ 7 प्रश्न अत्यंत कठिन थे। अत्यंत कठिन कह सकते हो। 3 मध्यम स्तर के थे, 7-8 प्रश्न सामान्य थे, 6 नए प्रश्न थे और 12 प्रश्न ऐसे थे जो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए थे। लास्ट में मैं एक क्यूमुलेटिव आंकड़ा और दूंगा, पूरे पेपर का भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहना। आप पूरा वीडियो सुन लोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा अच्छे से। अब इसके बाद आरपीएससी के 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकती है, इससे अधिक कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो 16 प्रश्न था, हमारा प्रदर्शन अच्छा था। और अब मैं आपको बताऊं कि इसमें भी आप 18 में से 10-12 सवाल आराम से निकाल सकते थे, इतिहास का स्टूडेंट। अच्छा, अब मुझे आप पूछोगे कि सर भविष्य में इस इतिहास के लिए क्या करें? तो भविष्य में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर अपना नोट्स पढ़ रहे हो आप या क्लासेस देख रहे हो तो पर्याप्त है, क्योंकि इतना ही होगा, इससे अधिक किताबों में भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर आपको किताब पढ़नी है, आपके पास जो भी पुस्तक है उसको आप चेक कर लेना, इसके पेपर से मिला लेना अच्छे से। अगर उसमें इतने प्रश्न बैठ रहे हैं 14-15 प्रश्न, तो वो किताब बदलना मत, वही रखना। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट है तो मुझे लगता है अरविंद भास्कर की किताब या फिर आपके कोई जैसे SC जैन वगैरह की किताब आप लाके पढ़ सकते हो, तो वो बढ़िया किताब है। अभ्यास के लिए कोई भी किताब ले लो। तो ये था वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें ये सारे डेटा थे। ठीक है, 16 प्रश्न मेरे कंटेंट के इर्द गिर्द रहे हैं और 18 प्रश्न थे। 2 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल अपनी अप्रोच से बाहर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्राचीन भारत के ऊपर, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था अपने बैच के अंदर। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसका लेखक अज्ञात है, लेकिन हमने लिखा यहाँ पे कि इसका लेखक मिस्र में एक आवासित कोई यूनानी व्यक्ति था, लेकिन इसने क्या लिखा है? रोमन इतिहासकार था। ये कथन हो गया गलत। हमें छांटने हैं सही कथन। सामुद्रिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है, मैंने पूरी बात यहाँ लिख रखी है, ये बात सही है। प्राचीन भारत के बंदरगाहों की जानकारी मिलती है, ये बात भी सही है। लेकिन भारत के प्राणी और पौधों, खनिजों की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। हालांकि पहला ऑप्शन आते इसका उत्तर निकल जाता है। पहला ऑप्शन है नहीं तो उत्तर क्या बैठेगा फिर? 2 और 3। यही एक लाइन से इसका उत्तर निकल जाता है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। अच्छा प्रश्न था ये। 3 किताबें दी हैं, सुमेलित करना है। कौन सी सुमेलित? सही सुमेलित है। ओके, देखो, राजशेखर काव्य मीमांसा, ये कथन ये बिल्कुल सही है। अवंती सुंदरी दंडिन की है, ये गलत हो गया। और नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष की है, ये भी गलत हो गया। तो उत्तर केवल सी हो, मतलब केवल सी है, मतलब 1 नंबर उत्तर बैठेगा। हमने ये लिखा भी, अवंती सुंदरी लिखा हुआ, नैषध चरित्र लिखा हुआ, काव्य मीमांसा भी लिखा हुआ है यहाँ पे। यशोधर्वर्मन की विजयों की महिमा किसमें बताई गई? ये हमने नहीं पढ़ा, ये बताइए वाक्पति कृत गौडवाहों में। कनौज के शासक थे और इन्होंने यहाँ लिखा। कहीं लिखवाया भी है तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं अकेला काफ़ी प्रयास किए मैंने। आपको पता है कि 600-700 क्लासेज है, सारी PPT चेक करना, एक PPT में आंसर मिलता नहीं है, 3-3, 4-4 PPT चेक करनी पड़ती है। अब इतना थोड़ी याद रहता है, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले पढ़ाया, तो कौन सी जगह क्या पढ़ाया ये बात कई बार दिमाग में नहीं आती, रिकॉल नहीं होती। फिर PPT खोल खोल के देखनी पड़ती है। फिर अगर कोई कम PPT लाते हैं तो हमारा एक ग्रुप भी है, शुभचिंतक ग्रुप, जो कह देता है कि आधी लाइनें लिखी हुई हैं। अब भाई विद्वान लोग पेपर बनाते हैं RPSC का, मेरी लाइनें सेम टू सेम थोड़ी डालेंगे वो।
दिमाग खुला तो स्टूडेंट को रखना पड़ेगा, अब पकड़ना तो स्टूडेंट को पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जो मैंने लिखवाया वो कि वो लाइन आरपीएससी डालेगी, ये तो कोई गारंटी नहीं है, मगर हाँ वो पढ़ने के बाद प्रश्न हो जाता है। और अभी तक तो ऐसा आ रहा है कि लाइन लगभग लाइन भी ठीक ठीक आ जाती है, तो उत्तर निकल जाता है बड़े आराम से, दिक्कत ही नहीं आती है। तो इसका वोकपतिकृत गौडवाह है। अरिकमेडु बड़ा आसान प्रश्न था, और हमने लिखा है अरिकमेडु जो है यहाँ पे ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आपके रोमन बस्तियाँ, रोमन सिक्के वगैरह सारे के सारे ये व्यापार के संबंध के प्रमाण मिले हैं। और दूसरा यहाँ पे एम्फोरा और एरटाइन मृदभांड मिले हैं जो कि रोमन मृदभांड है। ये दोनों की दोनों बातें सही है, बी और सी सही होने के साथ ही आपका ये बी उत्तर भी सही हो गया। ठीक है, फिर मार्टिन व्हीलर ने इसका उत्खनन किया था, ये हमने नहीं लिखा, मगर बाकी के दोनों ऑप्शन से इसका आंसर बड़े आराम से निकल रहा है। एक मिनट, ए बी सी, ठीक है ना, मैं जल्दबाजी में कोई बी भी लिख लूं तो आप थोड़ा चेक कर लेना। बिंबिसार के शासनकाल में व्यवहारिक महामात्र किसे कहा जाता था? तो बिंबिसार के देखो सर्वार्थक महामात्र, व्यवहारिक महामात्र, उत्पादन महामात्र, ये सारे पदाधिकारी थे। व्यवहारिक महामात्र किसको कहा गया था? न्याय अधिकारी को कहा गया था। किसको? न्यायिक अधिकारी को। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए उत्तर हो जाएगा इसका। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य, ये सीधा सा उत्तर है इसका, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों की जानकारी हमें मिलती है। ये बात हमने यहाँ लिखी हुई है कि इस पहली बार रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लेख हुआ है। उससे पहले यूनानी इतिहासकारों ने सेंड्रोकोप्टस जैसे कई सारे नाम है वो दिए थे। बाद में विलियम जोन्स ने इसकी तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर भी सी होगा। बड़ा सरल प्रश्न है ये। सम्राट अशोक ने नेपाल के किस नगर का निर्माण करवाया था? प्रश्न विवादित माना जाता है क्योंकि ललितापट्टनम चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी था। ठीक है, मगर हाँ अशोक ने इस नगर को और बेहतरीन किया था, इसको और नया रूप दिया था। तो फिर ललितपुर नेपाल हमने इसको पढ़ रखा है चंद्रगुप्त में, अशोक में। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, कई बार हम लिखवाना भी इसको उचित नहीं समझते। मौर्यकालीन गुप्तचर को एरियन ने किस नाम से संबोधित किया है? तो हमने लिखा है कि मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था में एरियन और स्ट्रेबोस को इंस्पेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर बोलते हैं। सीधा सा प्रश्न था ये। सिंधु घाटी सभ्यता में स्तंभ के पॉलिश युक्त पाषाण खंड कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में लिखे। मुझे कहीं मिला नहीं, मैंने शायद पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं। सिंधु घाटी स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है, तो संघोल नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड पिछली बार आया भी था। संघोल पंजाब के अंदर है। और बाकी ये पढ़े सारे बलूचिस्तान में बालाकोट, डाबरकोट, दमशादा, सुतका कोट, सुतका गेंडो, राणागुंडई, मेहरगढ़, ये सारे सारे बलूचिस्तान में थे। सिंध में ये थे, रावी में ये थे, गुजरात में, बाकी सारे स्टेट में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? संघोल। महाजनपद काल में कुरुओं ने किस भाग पर शासन किया था? ये प्रश्न थोड़ा मैप नॉलेज का था। कुरुओं का शासन आपको पता है दिल्ली, थानेश्वर और मेरठ इस इलाके में था। और यहाँ पे कौन सी नदियां हैं? गंगा और सरस्वती के बीच का इलाका। बड़ा सरल प्रश्न है। आपको पता है कि वैतरणी, वाह नदी दूर रह गई, गोदावरी बहुत नीचे रह गई, ये अस्मक के लिए काम करती, गोमती और ये दोआब का क्षेत्र बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है, आपके कोलिये, शाक्य वहां पे आ जाता है। तो पीछे क्या बचा? गंगा से सरस्वती नदी का इलाका बच जाता है। और आपको पता है कि गंगा और सरस्वती का मतलब क्या हुआ? दिल्ली से लेके पंजाब तक का इलाका। और यहीं पर थानेश्वर, कुरुक्षेत्र पूरा यहीं पे था, महाभारत का युद्ध वगैरह। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांवों को कर से छूट थी? ये कौटिल्य ने एक गांव की श्रेणी बताई थी, परिहारिक गांव। अब मैंने पढ़ाया भी है तो भी मुझे कहीं मिला नहीं, काफी देर तक ढूंढा मैंने। तो इसका उत्तर क्या है? परिहारक, ए। ठीक है। अशोक स्तंभ के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अशोक का जो स्तंभ का जो यष्टि भाग है ये एकाश्मक होता था। यष्टि भाग एकाश्मक होता था, ये कथन सही है, मतलब सी सब में सही है, मतलब ये गया। दूसरा, उनकी सतह चमकदार थी, बिल्कुल पॉलिशदार और चमकदार थी, ये बात भी लिखी हुई है, ये कथन भी सही, मतलब बी भी सही है। इसका मतलब ये गया। अब बचे ए बी सी और बी सी, मतलब आपको तीनों ही आ रहे हैं तभी उत्तर निकलेगा। तीसरा क्या है? स्तंभों की यष्टि नक्काशी से सुसज्जित थी।
अब जो देखिए स्तंभों का जो यष्टि भाग है इसके ऊपर लेख लिखे हुए थे और ये बिल्कुल सादे थे, इसके ऊपर कोई नक्काशी नहीं थी। इसका मतलब उत्तर क्या होगा, बी और सी। ठीक है, स्तंभ सादे थे, इनके ऊपर लेख लिखे हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? देखो सोनगांव है, देमाबाद है, ठीक है, देमाबाद इसका सबसे बड़ा स्थान था। इसके अलावा आपके कौन सा बचा, नेवासा है। अब देमाबाद ये पड़ा यहाँ पे। नवदा टोली एमपी में है बेसिकली, ये एमपी वाले अगर अपन एक स्क्रीनशॉट और रखते तो यहाँ पे और उत्तर निकल जाता, लेकिन ये तीनों मिल रहे थे तो मैंने कहा एक और फोटो कौन खींचे यहाँ पे, तो नवदा टोली इसका उत्तर हो जाएगा। सामवेद का कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद। ये बड़ा सरल प्रश्न है और आगे बढ़ते हैं। अशूलियन औजार, अशूलियन संस्कृति जिसको अपन मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, जिसको अपन हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं, ये निम्न पुरापाषाण काल की है। कौन सी? निम्न पुरापाषाण काल की। सीधा प्रश्न है। एशुलियन संस्कृति में पेबुल होता है, धारदार, यूं कह सकते हो कि चापर चोपर जैसे कई सारे औजार होते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल। आगे देखिए, बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाले हिलियोडोरस किस शासक के राजदूत थे? तो हिलियोडोरस एंटियोक्लिड्स के राजदूत थे, जो कि भागवत के इसमें काल में यहाँ सुंग शासक के काल में यहाँ पे आए थे, तो एंटियोक्लिड्स के थे। ठीक है, तक्षशिला का यवन शासक था एंटियोक्लिड्स, वहां से यह हिलियोडोरस आया था। इसने फिर वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया था और यहीं पे रह गया फिर, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी। इसका एक प्रश्न आगे और भी है। इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये सिक्के द्वि लिपि में लिखे हुए, बिल्कुल मैंने लिखा यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए, ये कथन सही है। इसका मतलब उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर हमें असत्य निकालना है। इनके सिक्कों पर सांचों में डाले गए थे, बिल्कुल अपने यही लाइन लिखी है, सांचों में डाले गए थे, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। इनके सिक्कों पर शासकों का नाम अंकित किया गया, ये भी हमने लिखा है कि राजाओं की उपाधियां वगैरह सारे नाम लिखे हुए, शासकों की आकृतियां तक लिखी हुई है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। पीछे क्या बच गया, बी, कि इनके सभी सिक्कों पर पंच निगम का उल्लेख है, सभी सिक्कों पे नहीं है, तो बी उत्तर है इसका, जो कि बिल्कुल ये डेमेंट्रियस में मैंने पढ़ाया था इसको आपको। वैदिक कालीन कुछ नाम हैं सुमिलित करने हैं, जैसे कुलाल कहते थे मृदभांड बनाने वाले को, तो मेरा उत्तर यही निकल गया था। और वाप्ता कहते थे नाई को, तो ये आप देख लो कि बी का 3 और सी का 1, तो उत्तर क्या बैठ गया आपके, ए बैठ गया। ठीक है, इसमें आपके आराम से उत्तर बैठ रहा है, हाँ, बी का 3, सी का 1। ठीक है, जैन धर्म में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा विवादित हो सकता है। कैसे? ज्ञात्रक क्षत्रिय थे, ये बात तो सही है, इसका उत्तर ये हो नहीं सकता, पहली बात। अब बाकी के तीनों विवादित है। कैसे विवादित है, मैं एक एक के बारे में बताता हूं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। देखो यहां पे मैं एक स्पष्ट बताना चाहूंगा, जैन धर्म ये कहता है कि ईश्वर तो है मगर जिन से नीचे है। जैन धर्म कहता है कि ईश्वर तो है मगर सृष्टि के निर्माण में उसका कोई योगदान नहीं है। अर्थात जैन धर्म के अनुसार ईश्वर तो है मगर ईश्वर एक पुरुष जैसा, एक मनुष्य जैसा है, ईश्वर इससे अधिक कुछ नहीं है। हम जिस ईश्वर को जिस रूप में देखते हैं वैसा ईश्वर नहीं है। मतलब ये कथन सही है, उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है दूसरा बिंदु। जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म के अंदर केवल ज्ञान अंतिम लक्ष्य होता है और मोक्ष अंतिम लक्ष्य होता है, जिसको निर्वाण के इर्द गिर्द देखा जाता है। तीसरा ऑप्शन, महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्गंथ कहते थे। निर्गंथ कहते थे पार्श्वनाथ के अनुयायियों को, और मैं आपको बताऊं महावीर स्वामी खुद एक बड़े निर्गंथी थे। ठीक है, इस हिसाब से उसका उत्तर क्या होगा, सी, मेरे हिसाब से। देखो मैं मेरे हिसाब से सी मान रहा हूं, हो सकता है कि इसको कोई आपके बी भी कहें। क्यों? क्योंकि निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यहाँ पे भी केवलिन होना चाहिए, और बाकियों की तुलना में मुझे ये ठीक लग रहा है, क्योंकि महावीर स्वामी के अनुयायी जैन कहलाए, जिन थे वो जैन कहलाए। महावीर स्वामी खुद निर्ग्रंथ थे। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो सारे सारे निर्गंथ कहलाए थे। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी भी है, तो मुझे जो ठीक लगा इसमें वो सबसे अधिक यही ठीक लगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ।
बौद्ध संघ से किसका संबंध नहीं था? तो आपको पता है कि उपोषथ, पावरना, वर्षावास ये सब बौद्ध संघ के थे। डी नहीं था। संलेखना जैन धर्म के अंदर भूखा रह के जान देने की एक विधि है। तो डी उत्तर है इसका, सरल प्रश्न है। दशपुर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का निर्माण किस श्रेणी के द्वारा करवाया गया था? लाट प्रदेश से विस्थापित होकर आई तंतुवाय श्रेणी ने मंदसौर दशपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, ओके, तंतुवाय श्रेणी का मंदिर था दशपुर के अंदर, ये लिखा हुआ देखो, मंदसौर अभिलेख है और दशपुर के अंदर एमपी में है ये, और स्पष्ट लिखा है तंतुवाय श्रेणी द्वारा इसका किया गया था निर्माण। ठीक है, ये मंदसौर अभिलेख की बात है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट यही था, सबसे पहला प्रचार यहाँ किया गया था कि इस मंदिर के बाहर जो लेख लिखा हुआ उस लेख में इस श्रेणी का नाम लिखा हुआ है। तो ये एक प्रकार की मार्केटिंग थी वो समय की। गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बाकी चीजें तो ठीक है, गुप्तकालीन सोने के सिक्के कुषाणों के सिक्कों से ज्यादा शुद्ध थे, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कुषाणों के सबसे शुद्धतम सिक्के जो थे वो कुषाणों के थे, अत्यंत शुद्ध सिक्के कुषाणों के थे। गुप्तों ने सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखोगे तो गुप्तों के सिक्कों में डाउनग्रेड आया है। 82% से लेके लास्ट में चंद्रगुप्त तृतीय तक 40% ही सोना रहा था उसमें, जबकि इनके सिक्के जो है वो 90% से कम कभी नहीं आए। इसलिए चौथा कथन बिल्कुल असत्य है और इसका यही उत्तर है। हर्षवर्धन के किन अभिलेखों में ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में गांव देने का विवरण है? तो बांसखेड़ा में ये मरकट सागर गांव और हर्ष द्वारा बालचंद्र व भट्ट स्वामिनी को गांव दान देने का उल्लेख है, और मधुबन में भी वाद स्वामी भट्ट को दान देने का उल्लेख मिलता है। तो ए और बी इसका उत्तर है। ठीक है, सी ऑप्शन बैठेगा, सीधा उत्तर मिल रहा है इसमें। ये सही सुमिलित नहीं है। तो वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक थे, सुमिलित है, मतलब उत्तर नहीं हो सकता। गोडोन फर्निस, ये भी आपको पता है, देवभूति भी पता है। आंध्रक थे सातवाहन, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। हालांकि आंध्र से उत्तर निकल रहा था तो बाकी हमने स्लाइड ली नहीं यहाँ पे, बाकी ये सीधे सीधे प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है ये। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कौन सी इकाई नहीं है? तो भुक्तियां कई सारी थी उस समय, विधि कई सारी थी, विषय जिले कई सारे थे। आहार जो है ये मौर्यकालीन और इन समय का था, इस समय की इकाई नहीं थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के किस शासक ने पैगन में आनंद मंदिर का निर्माण कराया? तो हमने लिखा भी है कि अनिरुद्ध का उत्तराधिकारी क्वांज था जिसने पैगन में बुद्ध का आनंद मंदिर बनाया था 1105 के अंदर। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, ये अनिरुद्ध का उत्तराधिकारी था। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? बोरोबुद्र का। बड़ी सामान्य से समझ की बात है ये, और इसको 8वां अजूबा भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने इसमें लिख भी रखी थी। श्रेणी व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सातवाहन कालीन है। तो श्रेणियों में क्या क्या था, ये थोड़ा ऐसे आ गया। श्रेणियों के व्यापारिक नियम श्रेणीबद्ध कहलाते थे, नहीं, श्रेणी धर्म कहलाते थे। क्या कहलाते थे? श्रेणी धर्म कहलाते थे। यही उत्तर मिल गया आपको। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। ये बैंक का कार्य करती थी, बिल्कुल लिखा हमने, बैंकिंग कार्य करती थी। ये प्रधान इसका एक श्रेष्ठी होता था, बिल्कुल महाश्रेष्ठी इसका प्रधान होता था। इसका कार्यालय निगम सभा कहलाता था। इसका कार्यालय जो है आपके कुलिक निगम, इसका ये बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ भी है निगम सभा, ये ऊपर पट्टी आ गई। तो कुल मिला के बात ये है कि ये इसका उत्तर है, बाकी तीनों बातें सही है। ये वैसे डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में प्रश्न नहीं लिखा कि किसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी ये वृद्धेश्वर मंदिर की बात है, तो राजेंद्र प्रथम की जगह ये है राजराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि प्रश्न पूरा नहीं है, डिलीट होगा ये, क्योंकि प्रश्न ही नहीं है कि कौन सा कथन गलत है, किसके बारे में, कि इसी राजेंद्र प्रथम ने बनाया, किसे। तो थोड़ा सा ऊपर लिख लेते ना मंदिर का नाम तो दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश में भी नहीं था, मैंने देखा था, फिर भी माना तो ए मान लेंगे इसका। कौन सा कथन असत्य है? मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी थी? नहीं, मथुरा कला आदर्शवादी था
और गांधार शैली यथार्थवादी थी। मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। और बामियान, पुष्कलावती, कपिशा, तक्षशिला, स्वात, बल्ख, नगरहार इत्यादि इसके प्रमुख केंद्र थे। तो बामियान बिल्कुल प्रमुख केंद्र था। उत्तर क्या होगा? बी। मतलब केवल 2 कथन जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुंगकालीन धार्मिक अवस्था के संबंध में गलत है? बड़ा मस्त प्रश्न था और एकदम नया सा प्रश्न था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया, ये बात बिल्कुल सही है, हमें तो गलत पहचानना है। भागवत धर्म का उदय शुंग काल के अंदर ही हुआ था, ये बात भी ठीक है। इस समय पौराणिक संप्रदाय अस्तित्व में आने शुरू हो गए थे। इस काल में पंचवीरों की मूर्ति स्थापना के प्रमाण प्राप्त होते हैं, बिल्कुल। मथुरा में मोरा अभिलेख से ज्ञात भी होता है कि तोसा नामक महिला ने पंचवृष्ण वीरों की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की थी। गरुड़ स्तंभ लेख के अनुसार दम, भक्ति, प्रमदा नहीं, दम, त्याग और प्रमदा से स्वर्ग, ये मैंने लिखा है, दम, त्याग और प्रमदा। दम, त्याग होना चाहिए और प्रमदा। तो इसका मतलब ये भक्ति पॉइंट गलत है और सॉरी, इसका उत्तर क्या होगा? ए। बड़ा सूक्ष्म सी गलती करवाई है, बहुत सूक्ष्म सी गलती है यहाँ पे। तो कौन सा कथन गलत है? पहला ही कथन गलत है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। मदुरई के तमिल कवियों के संगम काल की समुन्नत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण किसने किया? इरैयनार अगपुरल ने किया था। डी उत्तर होगा इसका, इरैयनार अगपुरल ने तीनों संगम की हमें जानकारी है वो उपलब्ध करवाई है। कश्मीर के प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर, ये मुझे लगता है क्षेत्रीय कलाओं से प्रश्न आया, हमने पढ़ा नहीं उसको। ललितादित्य मुक्ता पिंड इसका उत्तर है वैसे, डी। पूर्व मध्यकालीन सहजयान संप्रदाय से, हालांकि मैंने पढ़ाया था, इससे उत्तर निकल नहीं रहा है, बहुत ही लिमिटेड पढ़ाया था। और हाँ, ये है कि इसका उत्तर जो है ना, इससे निकल जाता है कि इन्होंने कहा था कि योग पर बल देने से हमें मोक्ष मिल जाता है, और यहीं से ये गलत हो जाता है कि संसार को त्यागे बिना जीवन की मुक्ति संभव नहीं। कथन गलत है। क्यों? क्योंकि संसार में रहते हुए योग साधना के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जाता है उसका उत्तर, ठीक है। बाकी ये वज्रयान के खिलाफ उत्पन्न हुआ था और पूर्वी भारत में उत्पन्न हुआ था, ये बात भी ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस 35 प्रश्न थे प्राचीन भारत के अंदर। 35 में से हम ये जो सहजयान था इसको निकाल के 30 प्रश्न रहते हैं, और मैं सेटिस्फाई हूँ, काफ़ी ठीक है। 2-3 प्रश्न मुझे लगता है थोड़ा आउट सिलेबस थे शायद, या फिर मेरी पहुंच से बात है, या मुझे मिले नहीं, जो भी था। 14 अत्यंत कठिन थे, 11 मध्यम स्तर के थे, 10 सामान्य स्तर के थे, 8 नए प्रश्न थे, 27 रिपीटेड प्रश्न थे इसमें। अब आप ये मत कहना सर आपने कैसे अंदाजा लगाया, क्योंकि हमने पुराने प्रश्न ऑलमोस्ट सारे पढ़ रखे हैं, तो हमें आइडिया रहता है कि नया कौन सा प्रश्न बना है। तो ये अनुमानित आंकड़ा है। कठिनता का लेवल हमने कैसे तय कर दिया? कठिनता का लेवल हम ऐसे तय कर लेते हैं कि जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो जब हमें भी जोर आने लगता है तो सोचता हूँ कि कठिन ही होगा, और आसानी से हो जाता था हम उसको आसान मानते हैं। थोड़ा अगर 1-2 विकल्प आ रहे हैं, 1-2 विकल्प में माथाफोड़ी करनी पड़ रही है, तब हम उसको मध्यम स्तर मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी के ऊपर समान नहीं है। कई बहुत जीनियस स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए हो सकता है कठिन ना हो, लेकिन एक सामान्य स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रदर्शन रहा, मुझे ठीक लगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अब बात आती है कि इसके लिए हम आगे से क्या प्रेफरेंस करें। तो वापस वही बात, नोट्स पढ़ रहे हैं तो ठीक है, चलते रहने दीजिए, दिक्कत नहीं है। इतने ही होंगे, किताबें पढ़ो तो भी इतने ही होंगे, और इसमें तो कुछ था ही नहीं। 100-150 वीडियोस थे और एक रजिस्ट्री बना था, और एक रजिस्टर में आराम से हो जाता। हालांकि इसके नोट्स अभी जारी नहीं किए, करने बाकी है, वो समय पे वो भी कर लेंगे। और अगर किताब की बात करोगे तो एंशिएंट में अभी जैसे जहार श्रीमाली वगैरह पर्याप्त नहीं है, और सौरभ चौबे बेस्ट किताब मानी जाती, मैं उसको सजेशन दूंगा, क्योंकि आप अगर उसको ढूंढोगे तो आप उसको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपके पास कोई और भी किताबें, बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है, आर्य से लेके नाथ से लेके, अगर उनमें से आपको प्रश्न मिल रहे हैं और आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है तो किताब चेंज करने की ज़रूरत नहीं, उसको लगाए रखिए। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने कंटेंट से आप इस पेपर को मैच करना। अगर प्रश्न बन रहे हैं आपके 80-85%, 90%, तो दिक्कत नहीं है, उसको कंटेंट को बनाए रखो। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर उसको चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत थोड़ा सा इस बार ठीक आया था।
हालांकि इस प्रश्न को आराम से किया जा सकता था कि आर्य समाज के बारे में कहा है कि ये केवल सामाजिक और धार्मिक आंदोलन नहीं था बल्कि एक नेशनल मूवमेंट भी था। तो ये हिंट दे दिया इन्होंने। द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में किसने कहा था? हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक किसकी है? पट्टाभी सितार मैया की किताब है। ठीक है, मैंने पढ़ा है इसको डेफिनेटली, मगर मुझे मिला नहीं क्योंकि इतने सारे वीडियो थे, पता नहीं किस जगह पे पट्टाभी को लिखवाया मैंने। रियासतों को भारतीय संविधान सभा के साथ बात करने के लिए एक वार्ता समिति में परिणत कर दिया गया था। कौन सी समिति को? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को। इसको हमने वहां पढ़ा था, कहाँ पे? ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना में, जहां पे स्पष्ट लिखा हुआ था कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है वो आज़ादी के साथ ही खत्म हो गई, तो उसको वार्ता समिति में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो आपके रियासती विभाग के साथ में वार्ता करेगा। ठीक है, तो सी उत्तर है इसका। पंजाब की रणजीत सिंह के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो शीर्ष सतलज जो है वो आपके पूर्वी भाग में रणजीत सिंह विस्तार नहीं करेंगे, मतलब ये इनके संरक्षण में नहीं था शीर्ष सतलज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन तो गया। उसके बाद क्या था कि रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार किया। ये बात ठीक है, रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से लिया था, भांगी मिसल से, और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाया था। ये कथन सही है, 2 नंबर सही है। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से कोई है। पहला क्या है? हाँ, जामन शाह की वापसी के वक्त 12 तोपें उनकी चिनाब नदी में फंस गई थी। रणजीत सिंह ने उनको निकाल के वापस दे दिया, तो जामन शाह ने प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार बनाया, राजा की उपाधि दी, और आगे चल के रणजीत सिंह ने अपने आप को लाहौर का शासक घोषित कर दिया। तो कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। सी गलत है, क्योंकि अमृतसर की संधि के अंदर यह तय हुआ था कि सतलज का जो पूर्वी भाग है वहां पे आपके रणजीत सिंह विस्तार नहीं कर सकते और पश्चिमी भागों में विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी भागों में विस्तार करने का मतलब ईरान साइड जाना, वहां जा सकते हैं, इधर नहीं आ सकते पीछे। 1765 में आंतरिक व्यापार के नियंत्रण को विनियमित और नियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में कौन सी वस्तु शामिल नहीं की गई थी? हमने लिखा था कि क्लाइव ने एसओटी का 1765 में गठन किया। उसमें लिखा था कि तंबाकू, पान सुपारी तथा नमक पर एसओटी का एकाधिकार स्थापित किया गया। तंबाकू, पान सुपारी और नमक, पीछे क्या बचा? शक्कर। उत्तर क्या होगा? बी, शक्कर इसमें शामिल नहीं थी। हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य पोर्टानोवा, पोलीलूर और सोलिंगूर के युद्ध हुए थे। पोर्टलोवा, ये मल्लावली का युद्ध इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 1781 की बात है। टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर गोदी स्थापित नहीं की थी? डॉकयार्ड स्थापित नहीं किया था। तो इसका उत्तर है आपके मालाबार। मालाबार त्रावणकोर उनके अंडर में था, तो इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं। ये अपनी पहुंच से बाहर था, नहीं पढ़ा, पहली बार आज ही पढ़ा इसको। होलकर ने राजपूत राज्यों में अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया, किस संधि के तहत? हमने लिखा है कि बूंदी से सतपुड़ा तक के सभी राजपूत राज्यों पर से अपना प्रभुत्व त्यागा। किसने? होलकर ने। कौन सी संधि थी? मंदसौर की संधि। व्यक्तिगत संधि के अंतर्गत रियासतों का सबसे आखिर में समायोजन झांसी का हुआ था। झांसी ऑप्शन नहीं है, इसलिए उत्तर क्या है इसका? नागपुर। भारत सचिव की सहायता के लिए बनी भारत परिषद के अंदर कुल 15 सदस्य रहते थे। ये 15 सदस्य इसमें शामिल रहते थे। इसकी सारी डिटेल हमने डाल रखी है। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ये बड़ा सरल प्रश्न था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का नवाब बनने से पूर्व मीर कासिम किस स्थान का फौजदार था? रंगपुर और पूर्णिया का। लगभग 20 साल तक रहा था, 2 डिकेड यहां पे रहा था ये। सर हारकोर्ट बटलर समिति का संबंध था रियासतों से। ठीक है, तो भारतीय रियासतों के साथ में ब्रिटिश सर्वोच्चता के संबंध कैसे होने चाहिए? ये बटलर समिति थी 1927 की। हारकोर्ट बटलर थे, 3 अन्य सदस्य थे इसमें। सिडनी पील था, सिरिल होल्सबर्ग्स भी थे इसमें। तो ये डी ऑप्शन इसका उत्तर है। 1857 की क्रांति में बरेली में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? खान बहादुर खान और बख्त खान।
सीधा प्रश्न था, सरल प्रश्न था। कौन सा कथन गलत है, पहचानिए। ठीक है, गलत इसमें सीधा सा पिट्स इंडिया एक्ट है, क्योंकि 1873 में भारत का गवर्नर जनरल का पद अस्तित्व में आया, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पहचाननी है, गलत। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंदर केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1833 के चार्टर के द्वारा कंपनी का भारत में सभी प्रकार का व्यापार समाप्त कर दिया गया था। 13 के अंदर चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ा था और 33 में सारा समाप्त किया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी। तो ये बात हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में डाली है। गृह प्रभार में जो होम चार्जेस थे, जो आपके पैसा भारत से बाहर जाता था, उसमें कौन सी मद शामिल नहीं थी। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट लिखा था कि होम चार्जेज में क्या क्या था। 3 चार्जेज लिखे थे मैंने। होम चार्जेज में लिखा है कि लंदन स्थित इंडिया हाउस के समग्र खर्चे, लंदन स्थित इंडिया हाउस के समग्र खर्चे, ये शामिल था। दूसरा, सैन्य और नागरिक शुल्क जितने भी थे, सैनिक और असैनिक व्यय सारे के सारे, ये भी था। और भारत सचिव के खर्चे, यूरोपियन अधिकारियों के खर्चे और भार वहन जितना भी था वो सारे खर्चे। मगर विदेशी बैंक, इंश्योरेंस और नेविगेशन कंपनियां, नौ परिवहन कंपनियां जो थी, ये अलग मद थी, ये होम चार्जेस में शामिल नहीं थी। मतलब डी बार करो इसका उत्तर, क्या बचेगा, सी। ए, बी और सी। डी धन निष्कासन का हिस्सा तो था मगर होम चार्जेस में नहीं था। इसने क्या पूछा है, होम चार्जेस का पूछा है। तो होम चार्जेस में इसके साथ में ये सारी चीजें और भी थी। ठीक है, 1881 में केशव चंद्र सेन निम्न में से किस नए धर्म की स्थापना की थी। तो ये आता है 1865-81 के अंदर केशव चंद्र सेन ने नव विधान, न्यू डिस्पोसेशनल गठित किया था। तो ये नवो विधान आता है, ठीक है, जो ईसाई मिशनरियों के बहुत करीब था ये। 1908 में किस समाचार पत्र पर उन प्रकाशित लेखों के लिए राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चला था। अच्छा, ये पीपीटी गलत लेके आ गया, बाकी ये दिक्कत थी नहीं इसमें, क्योंकि ये केसरी का है और केसरी में आपको पता है तिलक को इसके ऊपर सजा दी थी और तिलक को आपके उसमें मांडले जेल के अंदर भेज दिए गए थे। तो केसरी उत्तर है इसका, और मैं इसको पेपर एक्ट लेके आ गया, सॉरी, ये पीपीटी अलग है। ये तिलक के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, बाल गंगाधर तिलक वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है इसमें, क्योंकि 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी और उन्हीं गतिविधियों के दौरान 1908 के केसरी के जो लेख थे उनके बेस पे तिलक को सजा सुनाई गई थी। तो इसका ए उत्तर है। मैं इसको ये सोच के बैठा था, 1908 के न्यूज़पेपर एक्ट को पहले दिमाग में लाया था। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में किसको फांसी दी गई थी। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र 1915 में हुआ था, जिसके अंदर आपको पता है कि अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद, ठीक है, और बसंत कुमार विश्वास, इनको है वो फांसी दी गई थी, बलराज नहीं था। ए, बी और डी। उत्तर क्या बैठेगा, डी ऑप्शन बैठेगा। अच्छा प्रश्न था ये। इल्बर्ट बिल के विरोध का मुख्य कारण क्या था। इल्बर्ट बिल क्या कहता था कि अंग्रेजों के मुकदमे भारतीय जज सुन सकते हैं। इस बराबरी को अंग्रेज सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें भारतीय और यूरोपियनों के साथ समानता की बात थी जो इनको अस्वीकार्य थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। ये नया प्रश्न है, हमने पढ़ा नहीं। ये बंगाल में सैनिक विद्रोह के केंद्र कौन से थे। अनुमान तो यही है, सभी होंगे, क्योंकि बैरकपुर में तो था ही, खैर ढाका में भी था। अब चटगांव, जलपाईगुड़ी पीछे थोड़ी रहेंगे। तो ABCD चारों। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेस कमेटियों का कड़ा विरोध कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में किया गया, ठीक है। हालांकि मैंने नहीं पढ़ा, ना कभी पढ़ाया, मगर आज जब इसे प्रश्न आया तो मैं कांग्रेस की वेबसाइट चेक कर रहा था, तो कांग्रेस की वेबसाइट के ऑफिशियल से मुझे अमरावती का उत्तर प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर है बी। D.K. कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बंबई के अंदर। उत्तर क्या होगा, सी। बहुत सारा कुछ लिखा है इसमें। D.K. कर्वे की आत्मकथा लुकिंग बैक 1936 में आई थी। इनकी मराठी आत्मकथा आत्मवृत्ति थी, और ये पहला महिला विश्वविद्यालय था। इसमें नाथीबाई दामोदर दास ठाकरसी ने 15 लाख रुपए दान दिए थे।
5 विद्यार्थी थे। RG भंडारकर इसके पहले चांसलर थे। R परांजपे इसके पहले वाइस चांसलर थे। काफ़ी कुछ डिटेल्स इसमें हमने लिख रखी है ऑलरेडी। प्राच्यविदों की विचारधारा में असंगत क्या है? प्राच्यवादी कहते थे सभी को शिक्षा दो, भारतीय भाषाओं में शिक्षा दो, भारतीय साहित्य दर्शन की शिक्षा दो। और आंग्लविद क्या कहते थे? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दो, पाश्चात्य शिक्षा दो और ऊपरी वर्ग को दो, नीचे छिन छिन के अपने आप चली जाएगी, जैसे हम कहते हैं अधोनिस्यंदन का सिद्धांत। अब इसको पढ़िए। प्राच्यवादियों की विचारधारा में असंगत क्या है? वो भारत की प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया, ये बात सही है, बिल्कुल हमें असंगत पहचानना है। हिंदू रिवाजों की विद्वत्तापूर्ण पुनर्गठन और प्राचीन संस्कृतियों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी, ये बात भी बिल्कुल सही है। मगर ये अधोनिस्यंदन सिद्धांत था, ये आंग्लवादियों का है। किसका है? आंग्लवादियों का है। और ये आंग्लविद जितने भी थे इन्होंने दिया था, ऑकलैंड वगैरह। इनका मतलब ये था कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा नहीं देनी है, सभी वर्गों को नहीं देनी, बल्कि ऊपरी वर्ग को देनी है, ताकि शिक्षा छन छन के नीचे अपने आप चली जाएगी। समाज का सारा वर्ग शिक्षा डिजर्व नहीं करता। ये सिद्धांत प्राच्यवादियों का नहीं बल्कि आंग्लवादियों का, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा? सी। ये सरल प्रश्न था, हालांकि हमने नहीं पढ़ा, मगर किया जा सकता था कि किस रियासत का विलय किस में हुआ। अब आपको पता है कि मयूरभंज उड़ीसा में है, काठियावाड़ हो नहीं सकता, तो उत्तर क्या है इसका? सी। ठीक है। गांधी सेवा संघ के सदस्य कौन नहीं थे? तो गांधी सेवा संघ 1923 में बना था और जमुनालाल बजाज ने बनाया था। और 1923 से पहले बाल गंगाधर तिलक की 1920 में डेथ हो गई थी, आपको पता होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या है? बी, बाल गंगाधर तिलक। ये गांधी जी के आंदोलनों को व्यवस्थित करना था, ये मुझे थोड़ा डिलीटेबल लग रहा है, क्योंकि इसमें चंपारण के बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा है, 3 के बाद 4 इसी में कहीं पे भी है नहीं, 3 के बाद 2 ही लिखा है इन्होंने, तो फिर इस हिसाब से आपके 3, 2, 4 और 1। अभी तो आप ये कर सकते हो 3, 2, 4 और 1, ठीक है, चंपारण, उसके बाद वैसे हुआ खेड़ा है, परंतु इस ऑप्शन के अनुसार यही बैठ रहा है। लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष में वकीलों की तरफ से भूलाभाई देसाई ने भाग लिया था। ठीक है, सी। हालांकि सारे ही थे, लेकिन नेतृत्व किसका था? भूलाभाई देसाई का। और राष्ट्रीय कांग्रेस के 1923 के विशेष सत्र में निर्वाचित होने वाले अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ये हमारे हिस्ट्री पॉइंट के अंदर आधुनिक के 29 प्रश्न आए टोटल फर्स्ट ग्रेड में, इसमें से 21 प्रश्न हम कर पाए। 3-4 प्रश्न काफी सामान्य थे, हालांकि इस पे मुझे थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है, 2-3 प्रश्न बढ़ाए जा सकते थे। 15 प्रश्न कठिन थे, 6 मध्यम थे, 8 सामान्य थे, नए प्रश्न 12 थे, रिपीटेड 17 प्रश्न थे। तो काफी अच्छा लेवल था इसका आधुनिक भारत का। इस बार 10-12 प्रश्न वाकई में टफ थे। अब आप कहोगे सर कंटेंट के लिए क्या कर सकते हैं? कंटेंट अपने वाला है तो ठीक है, चलने दो, क्योंकि इतना ही होगा। दूसरा, अगर देखना चाहते हैं, बौद्धिक प्रकाशन अच्छी किताब है, मुझे लगता है सारे प्रश्न उसमें से फंसे हैं। कोई 4-5 प्रश्नों का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो किसी किताब से नहीं आए 5-6 प्रश्न तो, और 22-23 प्रश्न वहाँ से मुझे लगता है आए होंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई और किताब पढ़ रहे हो उसमें से इतने मिले हैं तो उसको जारी रखिए। आर्य नाथ वगैरह आपको ठीक लग रही है, बड़ी वाली, और आपको समझ में भी आ रही है, प्रश्न भी आए हैं, तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आधुनिक भारत था। अब हम आए सबसे लास्ट में, राजस्थान का इतिहास। राजन्य जनपद का संबंध, सिक्कों का संबंध था भरतपुर से। बहुत क्लियरली हमने लिख रखा था, और ये मैंने प्रोफेसर बैच में पढ़ाया था वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा से बाहर सरदार सिंह ने है वो सेना भेजी थी। ठीक है, बीकानेर के सरदार सिंह ने। और कवि शंकरदास सामोर ने आलोचना भी की थी कि डफ मुसदी डफ देश दीवान, डफ राजा डफ मुसदी डफ देश दीवान, सारा डफ ही डफ बेड़ा हुआ जन डफ कई जो बीकान। शंकरदास सामोर ने काफी आलोचनाएं की थी उस समय। तो सरदार सिंह इसका उत्तर है। इनको सम्मिलित करना था कि पहले कौन सा बना। सबसे पहले मत्स्य संघ बना, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? मत्स्य संघ। उसके बाद में आपके पूर्वी जो राज्य थे वो सारे मिले और पूर्वी राजस्थान संघ बना दूसरे नंबर पे।
तीसरे नंबर पे फिर आपके वृद्ध राजस्थान बना, और उसके बाद में वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हो गया। चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो सेट कर लो। सबसे पहले 2 नंबर ये गया, 2 के बाद में 4 नंबर, ठीक है, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर। यही है मत्स्य संघ, फिर राजस्थान संघ दूसरे नंबर पे, फिर वृत्त राजस्थान, मत्स्य संघ 2 नंबर पे आ गया, फिर 4 नंबर। क्लियर? तो उत्तर क्या होगा? सी। हाँ, केसरी सिंह बारट द्वारा खोले गए जोधपुर छात्रावास के वार्डन थे सोमदत्त लहरी। इनको हमें प्यारेलाल केस में पढ़ना था, लेकिन पढ़ नहीं पाए। जयपुर नगर निर्माण के साक्ष्य के रूप में बुद्धि विलास, क्योंकि संस्कृति का हिस्सा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये बाबूदान जी पढ़ाते हैं, तो उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है। जयपुर रियासत के उनियारा की चित्र शैली, देखो ये हैंडराइटिंग में मेरी नहीं है, किस शैली से अभिलक्षण पाए गए? हाड़ौती शैली से, कोटा और बूंदी शैली से। चित्तौड़गढ़ की कालिका माता, देखो कालिका माता जो है बेसिकली सूर्य मंदिर है, और ये सूर्य मंदिर 713 ईस्वी का है। कब का है? 713 का है चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर। ये मान मोरी का बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये 713 मतलब 8वीं शताब्दी का मंदिर है। हमारी गलती यहाँ पे ये रही कि हमने चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर लिखा, इसका यहाँ काली का मंदिर नहीं लिखा। अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो उत्तर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बावड़ियों का निर्माण और उसको सुमिलित करना था। देखो इसमें टेस्ट सीरीज में हमारा एक प्रश्न था दिया हुआ, तो इसमें आप देखिए कि इसमें 4 बावड़ियां दी हुई है। अब आप इसको देखोगे तो त्रिमुखी बावड़ी रानी रामरस दे ने बनाई थी, तो त्रिमुखी रानी रामरस दे, ए का 1 हो गया, तो इसका सीधा उत्तर निकल गया था। तो ये इसके हिसाब से किया जा सकता, तो बाकी बावड़ी हमने पढ़ा ही नहीं थी, तो फिर आने का कोई संभावना ही नहीं थी। ताम्र पाषाण संबंधित कौन सा नहीं है आपको पता है? बैराट लौह पाषाण कालीन है, हमने पढ़ रखा था, लौह कालीन सभ्यता मानी जाती है। बाकी तीनों ये ताम्र कालीन है। यहाँ पे कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। जुते हुए खेत, किलाबंद, गढ़, अग्निवेदिका, तीनों के लिए है, 1, 2 और 3। ठीक है, बाट यहाँ पे आपके पक्की मिट्टी के मिले हैं, तांबे के नहीं है, तो सी उत्तर इसका बैठ जाएगा। अपर पुरा पाषाण, अपर पुरा पाषाण काल में हमने लिखा है बुड्ढा पुष्कर, बहुत अच्छे से लिख रखा है, तो उसका उत्तर ये बैठ जाता है। ईशान भट्ट का संबंध है चाटसू से। ठीक है, चाटसू की गुहिल शाखा से संबंधित है, भृतहरि के बेटे थे ये। किस कछुआ शासक ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिलाया? तो वो आपके कौंकल देव थे, इसको कौंकल लिखा हुआ है, दुल्हा राय के पौते थे। हिंदूवाट का युद्ध मैंने आपको हमीर देव चौहान में पढ़ाया था, हिंदूवात घाटी के अंदर जो युद्ध हुआ था रणथंभौर के अंदर अलाउद्दीन के अभियान के समय, तो डी इसका उत्तर है। कानरदेव प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दहिया सेजवाल विक्रम का वध उसकी पत्नी हीरा दे ने करवाया था। ठीक है, सी। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया? चारों में किया गया है। ठीक है, राजस्थान इतिहास में जुलाई से वापस रिकॉर्ड शुरू करूंगा, और अगली जब प्रोफेसर आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 50 प्रश्न आएंगे प्रोफेसर में, 50 सेकंड पेपर में और 20 थर्ड पेपर में। 70 में से हम 60 के आसपास करेंगे, क्योंकि अब राजस्थान हिस्ट्री अपडेट करने का समय आ चुका है। ठीक है, हालांकि मैंने पिछली बार कम पढ़ाई थी उसको। उस मंगोल का नाम बताइए जिसने अमीर के प्रति वफादारी कारण अलाउद्दीन के हाथी के पैरों तरह कुचलवा दिया था? वो मोहम्मद शाह थे, और मोहम्मद शाह की मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आपको। ठीक है, मोहम्मद शाह को अंतिम इच्छा पूछी गई छाती पे पैर रख के कि भी क्या चाहते हो? तब उसने कहा था कि मैं वो अमीर के पुत्र को शासक बनाना चाहता हूँ। तब उसको हाथी से कुचलवा के मरवा दिया था। ये हमने लिखा भी, चुमन्ना बेगम का किस्सा भी साथ में पढ़ाया था। राठौड़ नरेश ने मंडोर के प्रतिहारों से मंडोर का किला दहेज में प्राप्त किया था, वो थे चूड़ा जी। ठीक है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ यहाँ पे। ये बाबूदान जी ने पढ़ाए, मैंने नहीं पढ़ाए। इतिहास संस्कृति और राजवंश के टॉपिक उन्हीं के पढ़ाए हुए, मैंने केवल आधुनिक राजस्थान और सभ्यताएं पढ़ाई थी। इस बार मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा संस्कृति के अलावा। शामिल के युद्ध के पश्चात, ओके, पश्चात कौन गए थे? जोधपुर
खवास खान और ईसा खान गए थे। और युद्ध के दौरान कौन गए थे? ये युद्ध के दौरान थे। और खवास खान को आपको पता है कि जोधपुर का ये प्रशासक भी आगे जाके नियुक्त कर लिया था। तो खवास खान और ईसा खान उत्तर होगा इसका। महाराणा प्रताप के मुख्य प्रधान के रूप में भामाशाह की नियुक्ति किसे हटाकर की गई थी? रामा की। अजमेर क्षेत्र में किस शक छात्र के सिक्के मिले? अभी इन्हीं दिनों ये प्रश्न रिपीट हुआ है। थोड़े दिनों पहले ये प्रश्न आया था नहपान का, कि नहपान के सिक्के सिंधु, सौराष्ट्र और अजमेर से प्राप्त हुए हैं। ये किसान नेता है। दुधवा खारा में आपको पता है कि दुधवा खारा में थे हनुमान सिंह, नानक की भील थे डाबी घटना में, राय सिंह नगर में थे बीरबल चौधरी, ठीक है, और उदासर में थे जीवन चौधरी, और हनुमान सिंह चौधरी थे दुधवा खारा में, ठीक है। ये दुधवा खारा लिखा हुआ है इसमें, हनुमान सिंह, राय सिंह नगर बीरबल चौधरी, और ये उदासर के अंदर जीवन चौधरी, और डाबी में नानक भील। तो 2, 4, 3, 1 ये सरल सवाल माना जाता है। राजस्थान के इतिहास को देखते हैं तो ये प्रश्न बहुत अधिक कठिन नहीं है। भरतपुर के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट पीए मॉरिसन थे, ठीक है, कौन थे? मॉरिसन थे। ये भी सरल प्रश्न है। देवली सैनिक छावनी, ये पता नहीं हमारी नजरों से कैसे चूक गया था, पढ़ा नहीं हमने, 1855 में स्थापित हुई थी। महाराजा जसवंत सिंह के संबंध में कौन से कथन सही है? चुनिए। जसवंत सिंह का कार्यकाल 1838 से शुरू होता है, इन्होंने 28 से शुरू करवाया, ये कथन गलत हो गया है। ये सत्य है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब दूसरा क्या है? धर्मत के युद्ध में इसे औरंगजेब के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेना थी, सामने कासिम के नेतृत्व वाली शाही सेना थी, जिसमें जसवंत सिंह, कासिम खान, मुकुंद सिंह हाड़ा और सुजान सिंह थे, और जसवंत सिंह पराजित हुए थे। तो औरंगजेब के हाथों इनको सामना करना पड़ा था, ये कथन सही है। और 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया, ये बात भी सही है। तो ए गलत है, बी और सी सत्य है, ये उसका डी उत्तर होगा, ठीक है। ए असत्य है किंतु बी व सी सत्य है। देवगढ़ और नागपुर किले जो कि गोलकुंडा बीजापुर में आते थे, उसकी विजय के बाद शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को चाकसुर अजमेर के क्षेत्र दिए थे, ठीक है, सी। राजस्थान की साहित्य में गोरे कालों का युद्ध कहा जाता, चेलावास के युद्ध को, ठीक है। मैक मौसन को फिर यहीं काटा गया था। ये सरल प्रश्न है। किस राजपूत शासक को अकबर द्वारा मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए मालवा भेजा गया था? राय सिंह को भेजा गया था, बीकानेर के राय सिंह को। सरनाल का युद्ध जो है वो, सरनाल का युद्ध में मिर्जा को मान सिंह ने पराजित किया था। ये उस समय युवराज मान सिंह थे, राजा नहीं बने थे, ठीक है, लिखा हुआ भी हमारे। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में केवल 2 लोगों को 7000 का मनसब था, एक मिर्जा मान सिंह को और एक अजीज कोका को, 1 और 3। एक तो हम लेके आ गए थे पीपीटी, एक हम रह गए। ये 30 में से 23 प्रश्न राजस्थान के यहाँ से आए। यहाँ पे और अच्छा करने की गुंजाइश है, जो मैं अभी अपडेट करूंगा जुलाई में इसको। तो 12 प्रश्न कठिन थे, 12 मध्यम स्तर के थे, 6 सामान्य प्रश्न थे, 9 प्रश्न बिल्कुल नए आए थे, और 21 प्रश्न आपके रिपीटेड थे यहाँ पे। और राजस्थान का कंटेंट कंटिन्यू बड़ा अच्छा पूछा जा रहा लगातार। आप इसके लिए हुकमचंद जैन हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब जो नारायण माली की हुकमचंद जैन की आती है वो पढ़ सकते हैं। आधुनिक का पूरा पेपर आरपी व्यास से आ रहा है, पूरा पेपर आरपी व्यास से आ रहा है। आरपी व्यास को पढ़ लो, और एक आपके एचसी जैन, हुकमचंद जैन और नारायण माली की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है उसमें से मोस्टली सारा पेपर फंस रहा है। और इसके अलावा कोई गाइड वगैरह देख रहे हो तो वही देखते जाओ। बाकी मुझे लगता है कि आज मैं देख रहा था तो 30 में से 24-25 प्रश्न लगभग हर किताब से आ रहे थे। तो मुझे लगता है किताबें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बस चेंज करनी है तो सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है और पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज करना है, बस याद करना है, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। ये मुझे लगता है इतना करना ही पर्याप्त हो जाएगा आपके, ठीक है। अब सारा समग्र आंकड़ा करते हैं।
तो 140 में से 116 प्रश्न तक हम पहुंच बना पाए हैं और 24 प्रश्न हमारी पहुंच से बाहर निकले हैं, जिसमें सबसे अधिक राजस्थान के निकले हैं। और कोशिश करेंगे कि इसका आंकड़ा आगे और कम हो, क्योंकि राजस्थान जब नया अपडेट कर दूंगा तो ये आंकड़ा जो अभी 24 प्रश्न गए ये आगे 10-15 प्रश्न तक रह जाएंगे। 56 प्रश्न काफ़ी कठिन थे और 47 प्रश्न मध्यम स्तर के थे, 37 नए थे। वो कठिन प्रश्न जो होते हैं, जैसे ये 37 के 37 बच्चा सही कर सकता है, यहाँ पे बच्चा आराम से 30-35 सही कर सकता है, 70 प्रश्न यहाँ निकल जाते हैं। इन 56 में से 28 निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो 56 का 28 इधर निकाल दो तो ये 70 और 28 100 हो गए। और 5-6 प्रश्न आप ICT के कर लो, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस पेपर में 106 5 कर लो, 105 से 110 का अगर प्रश्न है तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। प्लस उधर अगर आपके 35 प्रश्न हैं तो बड़ा शानदार स्कोर है आपका। मतलब ये हुआ मेरे अनुसार 280 तक का जो आंकड़ा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। सीट चूंकि कम है तो 280 वाला बच्चा उम्मीद रख सकता है। अब आजकल पता चलता नहीं मेरिट का, क्योंकि कम पोस्ट में क्या पता 10-20 बच्चे ब्रिलियंट मिल जाते हैं तो मेरिट वैसे ऊपर चली जाती है। परंतु मुझे लगता है कि ये आंकड़ा काफ़ी ठीक आंकड़ा है, जैसा कि मैं एक एनालिसिस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा और आप सभी ने मेरे पे भरोसा किया, हिस्ट्री पॉइंट पे भरोसा किया, उसके लिए मैं आपका बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब 6 जुलाई को मैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप और ई ग्रुप के जो 70 प्रश्न होंगे हिस्ट्री के, उनका सोल्यूशन वीडियो 6 जुलाई के बाद डालूंगा। 6 जुलाई की शाम को डाल दूंगा, तब तक 6 ग्रुप का एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न थे, मेरी कोशिश थी, मैंने बच्चों से वादा किया था कि जितनी कट ऑफ रहेगी उससे हम 10-15% अधिक ही नंबर लेके आएंगे। हमने कंटेंट भी खूब दिया, समझा भी खूब था और मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी मैंने। और हालांकि इतना करने के बाद में भी कई बार हमें गालियाँ भी पड़ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा कई बार फ्रस्ट्रेट होता है तो बोल देता है। और पढ़िए, मैं तो ये कहता हूँ कंटेंट चेंज करने के दिमाग में लाने की बजाय कोशिश ये करिए कि आपके पास में जो सामग्री है उसी को बार बार पढ़िए और भरपूर अभ्यास कीजिए। आप देखो 99% 100% रिपीटेड थे। अब बहुत अच्छा अभ्यास होता है ना पुराने प्रश्नों से, तो इसमें से अच्छा सवाल निकल जाते हैं और यहाँ से भी 10-15 सवाल निकाले जा सकते हैं। तो आप सोचिए इन चीज़ों को कि आप अगर इधर उधर भागने की बजाय अगर अपनी कंटेंट पे भरोसा करके बढ़िया तैयार करोगे तो हो जाएगा। बाकी देखो मार्केटिंग की दुनिया है, मैं कहूँगा 116 आए हैं तो कई लोग ये भी कहेंगे गलत है, कोई कहेगा कि ये है, कोई कहेगा मेरी किताब से सारे आए हैं। किताब से सारे आ सकते हैं, किताब वाले के पास में लिमिटेशन नहीं होती, वो कितना भी लिख सकता है, वो 5000 पेज भी डाल सकता है। कोचिंग वाले टीचर बेचारे के साथ क्या दिक्कत है, वो बहुत अधिक नहीं लिखवा सकता, बहुत अधिक लिखवा दिया तो फिर वो रहेगा कि बहुत अधिक हो गया तो फिर किताब में हमारे में फ़र्क नहीं। कम करना है तो हमें तो बहुत सेलेक्टिव करना पड़ता है। फिर भी ये बहुत अच्छा आंकड़ा है और इसमें से भी अगर कोई 100+ निकल जाता है बच्चा तो मुझे लगता है कि ये इतना स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है, ये सिलेक्शन वाला स्कोर है, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक आंकलन है। आप सभी को शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट अच्छा रहे हमेशा और ये रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव रहे। मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो माफ़ करना, और मेरी तरफ से मैंने जो प्रयास करना था वो सारा कर लिया, ठीक है। और दिन में 12-1 बजे पेपर हुआ था, अब पूरे 12 घंटे हो गए खड़ा हूँ यहीं पे, घर भी नहीं गया, सारा काम करके अब मैं घर जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और इसी तरह से हिस्ट्री पॉइंट पे भरोसा बनाए रखिए।